हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। वफाकी हुकूमत ने भी कौमी अरकान असम्बली को फंड्स जारी कर दिए। कौमी अरकान असम्बली को 28 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी कर दिया गया है। सेब प्रोग्राम के 4 के लिए 28 अरब रुपए का बजट जारी किया गया, जबकि मुल्तान को 2 अरब 30 करोड़, खानेवाल को 72 और विहाड़ी को 70 करोड़ रुपए जारी किए गए। बहावलपुर 70, बहावलनगर 35 और रहीम यार खान को 1 अरब 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। डीजी खान को 1 अरब 40 करोड़, मियां वाली को 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राजनपुर को 1 अरब 5 करोड़, मुजफ्फरगढ़ को 1 अरब 7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लैया के लिए 70 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने भी कौमी अरकान असम्बली को फंड जारी कर दिए हैं, जबकि कौमी अरकान असम्बली को 28 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी किया गया है। सैप प्रोग्राम 4 के लिए 28 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। मुल्तान को 2 अरब 30 करोड़, खानेवाल को 72 और विहाड़ी को 70 करोड़ रुपए जारी किए गए। बहावलपुर में 70, बहावलनगर 35 और रहीम यार खान को 1 अरब 3 करोड़ रुपए जारी किए गए। डीजी खान को 1 अरब 40 करोड़ और मियांवाली को 70 करोड़ रुपए जारी हुए। राजनपुर को 1 अरब 5 करोड़, मुजफ्फरगढ़ को 1 अरब 7 करोड़ रुपए जारी। उधर लैया के लिए भी 70 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं। कौमी अरकान असम्बली को 28 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी कर दिया गया। सैप प्रोग्राम के 4 के लिए 28 अरब रुपए का बजट जारी हुआ है, जबकि मुल्तान को 2 अरब 30 करोड़, खानेवाल को 72 और विहाड़ी को 70 करोड़ रुपए जारी किए गए। जी हाँ, बहावलपुर को 70, बहावलनगर 35 और रहीम यार खान को 1 अरब 3 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन तरक्याती जो बजट जारी किए गए हैं, इससे कुछ जो दीगर मंसूबे इल्तवा का शिकार है उन पर काम शुरू किया जाएगा। डीजी खान को 1 अरब 40 करोड़ रुपए और मियां वाली को 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राजनपुर को 1 अरब 5 करोड़, मुजफ्फरगढ़ को 1 अरब 7 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि लैया के लिए भी 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। इन फंड से रुके हुए तामीराती काम जो हैं वो जारी किए जाएंगे और मजीद जो लोगों को आसानी फराहम की जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे लीराम सैली बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने अपने कौमी अरकान असम्बली के हल्कों में अवामी फलाह के जो मनसूबे हैं उनको मुकम्मल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर मजमू जो 28 अरब रुपए का बजट वो जारी कर दिया है। अब इसमें क्योंकि जनूबी पंजाब के लिए भी 8 अरब रुपए से ज्यादा का बजट वो पंजाब हुकूमत ने बाकायदा रिलीज कर दिया वफाकी हुकूमत के अहकाम के बाद। और आपको याद होगा क्योंकि 47 अरब रुपए का बजट पंजाब हुकूमत ने भी रिलीज किया, लेकिन अब क्योंकि वफाकी हुकूमत बजट रिलीज करी है तो इसमें मुल्तान को 2 अरब और डीजी खान को 1 अरब 40 करोड़ तक का बजट वो वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी किया गया। और राजनपुर में 1 अरब 5 करोड़, लैया को 70 करोड़, मुजफ्फरगढ़ को 1 अरब 7 करोड़ तक का बजट वो जारी किया गया है। और इसमें जितने भी अवामी फलाह के मंसूबे होंगे वो हुकूमत पंजाब की तरफ से मुकम्मल किए जाएंगे। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल के नाम से सैप प्रोग्राम है जो कि सिर्फ कौमी अरकान असम्बली के हल्कों में शुरू किया गया था। तो उस पर वफाकी हुकूमत ने ये बजट रिलीज किया क्योंकि पंजाब हुकूमत की डिमांड थी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो एक प्रोजेक्ट है उसके लिए बजट मजीद जारी किया जाए। तो ये फेज 4 है उस प्रोजेक्ट का और ये सिर्फ कौमी अरकान असम्बली के हल्कों को फंड दिया जा रहा है, जबकि सूबाई अरकान असम्बली को बजट जो है वो पंजाब हुकूमत पहले रिलीज कर चुकी है। जी फंड रिलीज कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। उधर डेरा गाजी खान में मेयारी तालीम के फरोग के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं। अब होगी डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज की तामीर नो। मशीर वज़ीर आला मोहम्मद हनीफ पताफी और कमिश्नर सारा असलम ने मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया है। तज़ीन और आइश शुदा हॉल का इफ्तिताह भी किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 2 करोड़ रुपए खसूसी फंड्स जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। डीजी खान में मयारी तालीम के फरोग के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं। अब डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज की तामीर नौ होगी। मुशीर वज़ीर आला मोहम्मद हनीफ पताफी और कमिश्नर सारा असलम ने मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया है। ताज़ीन और आराइश शुदा हॉल का भी इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 2 करोड़ रुपए के खसूसी फंड्स जारी कर दिए हैं। डेरा गाजी खान में मयारी तालीम के फरोग के लिए हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं। अब डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज की तामीर नौ होगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 2 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। मशीर वज़ीर आला मोहम्मद हनीफ पताफी ने मंसूबे का संग बुनियाद रखा है। कमिश्नर सारा असलम भी मशीर वज़ीर आला मोहम्मद हनीफ पताफी के हमरा थी, जबकि स्कूल की ताज़ीन और राय शुदा हॉल का भी इफ्तिताह कर दिया गया।
جی ہاں، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں حفیظہ گھاٹ کے اس کا افتتاح کیا گیا ہے. کمشنر سارا اسلم بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھی، جبکہ مشیر وزیر اعلیٰ محمد حنیف فتافی نے باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کر دیا ہے. تازینہ اور رائش شدہ ہال میں بھی انہوں نے حفیظہ گھاٹ کا افتتاح کیا ہے اور اب بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مزید آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 کروڑ روپے کے فنڈز بھی جاری کر دیے ہیں اس حوالے سے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیرہ غازی خان میں معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات جاری ہیں. ادھر ملتان ریلوے کی جانب سے اہم اقدامات. ڈی ایس ریلوے کا ریلوے اسٹیشنز اور ریل گاڑیوں میں صفائی ستھرائی کا نوٹس. ریلوے اسٹیشنز اور ریل گاڑیوں میں خصوصی صفائی کے احکامات جاری کر دیے. مزید تفصیلات جانیں گے محسن اور ملک سے. جی محسن. کورونا کی وبا کے دوران بار بار ہاتھ دھونے کا کہا جاتا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا اہم اقدام ایک بڑے ادارے نے اٹھایا ہے کمپیریٹیولی، جو کہ دیگر اداروں میں اس طرح کے اقدام اٹھایا ہوا دیکھا نہیں جا سکتا، اور وہ ہے پاکستان ریلوے. ملتان ڈویژن میں یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جو کہ ہر اسٹیشن پر، ہر واش روم میں، ہر پبلک پلیس پر ریلوے کی ذمہ داری بن گئی ہے. 24 گھنٹے سوپ اویلیبل تاکہ لوگ ہاتھ بھی دھوئیں اور کورونا جیسی وبا سے بچ سکیں. ہم اس وقت موجود ہیں ڈی ایس ریلوے ملتان ڈویژن. نوید مبشر چوہدری صاحب کے ہمارے جی ٹوٹل 114 ریلوے اسٹیشن ہیں ملتان ڈویژن کے، جن میں میجورٹی جو ہے وہ وہاں پہ سٹاپیج ہے ٹرینز کا، اور وہ کمرشل اسٹیشنز ہیں. بہت کم اسٹیشنز ہیں جو آپریشنل ہیں جہاں پہ ٹرینز نہیں رکتی یا سٹاپیج نہیں ہے. تو نمبر آف پیسنجرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ایک چاک آؤٹ کیا اور ڈیوائیڈ کر کے سوپ کی فراہمی ہم نے 100% انشور کی ہے. آپ ہر واش روم میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں سامنا یہ ہے کہ ایک سوپ ہم نے چھوٹی کوانٹٹی کا رکھا ہے تاکہ چوری کا اس کا امکان کم ہو. اسی طرح واش رومز کی جو ٹوٹیاں تھیں وہ بہت ریپڈلی چوری ہو جاتی تھی. اس کے لیے ہم نے پلاسٹک کی ٹوٹیاں ہر وقت اویلیبل ہیں، جو ہی اگر کوئی مس پلیس یا خراب ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پہ ریپلیس کر دیتے ہیں. عوام کے لیے باعزت سفر کو مزید بہتر بنایا گیا ہے، اور اس میں نہ صرف ٹرینوں میں اسٹیشنز پر بھی سوپ رکھے گئے ہیں تاکہ جو ایس او پیز ہیں کورونا پر جی ٹھیک ہے محسن، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. ملتان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سہولیات بہتر بنانے کا فیصلہ. کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کا وحدت کالونی کا دورہ. وحدت کالونی میں سیوریج منصوبے، سڑک کی تعمیر اور مرمت کا جائزہ لیا. مزید بات کریں گے گوہر رحمان سے. گوہر، دورے کے حوالے سے اپڈیٹ کریے. جی بالکل، کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی جانب سے ملتان کی جو مختلف جو سوسائٹیز ہیں، کالونیز ہیں، وہاں پر سہولیات کے حوالے سے انسپیکشن کا آغاز کر دیا ہے. کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی جانب سے وحدت کالونی کا دورہ کیا گیا ہے. تمام جو سہولیات ہیں وہاں کا جائزہ لیا گیا ہے. کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بڑا اچھا انیشیٹو ہے سہولیات کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ وحدت کالونی ہے، یہاں آئے ہیں، دورہ کیا ہے، مزید کون کون سی سہولیات ہیں یہاں پر بہتر بنائی جا رہی ہیں؟ اس میں جب کوئی تقریباً 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے میں نے وزٹ کیا تھا تو یہاں پہ کافی زیادہ کوڑا کرکٹ تھا، ڈیبری پڑی ہوئی تھی، اور کچھ ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہو رہے تھے. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اس کو 2-3 ہفتے لگا کے اس کو کلیئر کیا ہے. آج میں نے ری وزٹ کیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کوئی ٹف ٹل لگانے کا کام ہو رہا ہے اور ایک روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو ان کا کام بھی پہلے سے گیئر اپ ہوا ہے. تو آج میں نے 11:30 بجے پھر دوبارہ ان کی میٹنگ رکھی ہے تاکہ اس کام کو جلدی زراعت پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے اور لوگوں کو جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بہترین سہولتیں دی جا سکیں. آج بالکل کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی جانب سے وحدت کالونی کا دورہ کیا گیا ہے، سہولیات کا جائزہ لیا گیا ہے. کمشنر کی تمام جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اسے کالونیز میں جو سوسائٹیز ہیں وہاں پر سہولیات جو ہے بہتر بنانے کے حوالے. صحیح گوہر، آپ کا شکریہ. ادھر ملتان میں بلدیاتی نمائندے مکمل بحال نہ ہو سکے. میئر ملتان بحال ہو گئے، یو سی چیئرمین تاحال بحال نہیں ہو سکے. میئر ملتان نے دفتر کا چارج سنبھال لیا ہے. یو سی چیئرمین دفتر سے محروم، جبکہ میئر ملتان کا کہنا ہے کہ 2 روز تک یونین کونسلز میں سیکرٹریز چارج سنبھال لیں گے. مزید بات کریں گے جنید احمد سے. جنید بتائے گا. جی بالکل، بلدیاتی نمائندے بحال ہو گئے مگر یونین کونسلز جو ہیں ان کو بحال نہیں کیا گیا. سیکرٹریز جو ہیں وہ واپس یونین کونسل میں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تاحال نہیں سنبھال سکے. اس وقت میئر ملتان، ڈپٹی میئر اور یو سی چیئرمین ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے. میئر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں تاحال جو ہے وہ یوسیاں بحال نہیں ہوئی؟ اس سلسلے میں سیکرٹری صاحب سے کل بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے کل لیٹر جاری کر دی ہے. انشاءاللہ اگلے 2 دن میں یا 3 دن میں تمام یو سی اپنی اپنی جگہ پر بحال ہو جائیں گے.
यूसीज बहाल होने के हवाले से आज इजलास के अंदर भी जो चेयरमैन से उनकी जानिब से मुतालबा किया जाता रहा। मेयर मुल्तान की जानिब से खुशखबरी भी सुनाई जा रही है कि 2 रोज के अंदर बहाल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अल्लाह पाक के फजल करम से हम बहाल हुए हैं और ये हुकूमत जो है हमारी बहाली में हमें इख्तियारात देने में संजीदा नज़र नहीं आ रही। ये अपनी हद्दुल-वसा कोशिश कर रही है, हडल अटका रही है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जैसे मेयर साहब ने कहा 2-3 दिनों में बहाल कर देंगे। अगर इन्होंने ऐसा ना किया फिर इंशाल्लाह दमस्त कलंद होगा। साहब आप एक्टिव यूसी चेयरमैन हैं, अभी तक यूसी का अमला जो है वो बहाल नहीं हुआ, लेकिन ये लोग जो है नहीं चाह रहे कि अवाम को उसका जो है ना रिलीफ दिया जाए और यूनियन काउंसिलें बहाल की जाए। ये इन्होंने इसको टाइम को वेस्ट करना है। मुझे नहीं लगता कि ये फिलफौर यूनियन काउंसिलें बहाल कर देंगे और हमें इख्तियारात दे देंगे। जी बिल्कुल, मेयर मुल्तान, डिप्टी मेयर और यूसी चेयरमैन का कहना है कि यूनियन काउंसिल जो है वो बहाल होना बहुत जरूरी है, जबकि मेयर मुल्तान नवीद भी सुनाई जा रही है 2 रोज में हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल की ज़ेर सदारत रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदाफ बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ है। वीडियो लिंक इजलास में तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, अफसरान महकमा रेवेन्यू ने शिरकत की है। बहावलपुर में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल की जेर सदारत रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदाफ बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वीडियो लिंक इजलास में तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, अफसरान महकमा रेवेन्यू ने शिरकत की है, जबकि कमिश्नर ने स्टेट लैंड केसेस, रेवेन्यू जुडिशियल केसेस, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कारकर्दगी का भी जायजा लिया। कमिश्नर ने दही मरकज़े माल कारकर्दगी, डिजिटल गिरदावरी सिस्टम बारे कारकर्दगी का भी जायजा लिया। इजलास में बताया गया कि गुज़श्ता 3 माह में इंतकाल अराज़ी फीस की मद में 445 मिलियन रुपए लिए गए। अभी बात करें डेंगू की। जनूबी पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनूबी पंजाब भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 325 तक पहुंच गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 27 मरीज रिपोर्ट हुए। जी हाँ, जनूबी पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद 325 तक पहुंच चुकी है। जनूबी पंजाब में 27 नए डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 5, बहावलपुर में 7 नए मरीज सामने आ चुके हैं। बहावल नगर और रहीम यार खान में 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डीजी खान और लिया में भी डेंगू के 2 मरीज सामने आए हैं। विहाड़ी में डेंगू के 2 और खानेवाल में 1 नया मरीज सामने आया है। मुजफ्फरगढ़ में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि महकमा सेहत के मुताबिक लोधरा में डेंगू के 3 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि डेंगू के बाद जनूबी पंजाब में बदस्तूर जारी हैं। जनूबी पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद 325 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुल्तान में 5, बहावलपुर में 7 नए मरीज सामने आए हैं। बहावल नगर, रहीम यार खान में 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डीजी खान और लिया में भी डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अब बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। कोरोना के नए केसेस का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में 28 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, 1 जाबहत, जबकि मुल्तान में 18 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डीजी खान और बहावल नगर में 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ में 2, बिहाड़ी और रहीम यार खान में 1 केस रिपोर्ट हुआ है। कोविड के नए केसेस का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में 28 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 1 शख्स जाँ बहक भी हो गया है। मुल्तान में कोविड के 18 नए मरीज लाए गए, जबकि डीजी खान और बहावल नगर में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। मुजफ्फरगढ़ में 2, बिहाड़ी, रहीम यार खान में 1 केस रिपोर्ट हुआ। कोविड के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोविड के नए केसेस का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में 28 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 1 शख्स जाँ बहक हुआ। मुल्तान में कोरोना के 28 नए केसेस रिपोर्ट। डीजी खान और बहावल नगर में 3 मरीज रिपोर्ट हुए और मुजफ्फरगढ़ में 2, बिहाड़ी, रहीम यार खान में 1 केस सामने आया। उधर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेड मुहिम के तहत हर यूनियन काउंसिल में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का यूनियन काउंसिल्स में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर की कमिश्नर को ब्रीफिंग भी सामने आई। जी हाँ, आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेड मुहिम के तहत हर यूनियन काउंसिल में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का यूनियन काउंसिल्स में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा। डिवीजन में 440 किट्स स्टेशन, 1238 आउटरीच साइट्स बनाई गई हैं। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद ने सहूलियात का जायजा लिया है, जबकि शहरियों से बातचीत करके सहूलियात बारे दरियाफ्त भी किया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद भी उनके हमरा थे।
میاں والی DHQ اسپتال میں ادویات کی قلت کا معاملہ ختم ہوا۔ MSDHQ ڈاکٹر امیر احمد خان نے بتایا کہ تمام تر فنڈز کرونا کے لیے استعمال ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے ادویات کی کمی رہی ہے۔ 4 کروڑ روپے کی ادویات منگوا لی گئی ہیں۔ DHQ اسپتال کی تمام مریضوں کو ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ میاں والی میں تمام تر فنڈ کورونا کے لیے استعمال ہوں گے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اختر مجاز سے۔ اختر، تفصیلات بتائے گا۔ بالکل بات کی جائے اگر DHQ ہاسپٹل میں میڈیسن کی تو اس حوالے سے کچھ ایشوز ماضی میں دیکھنے کو آئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں MSDHQ ڈاکٹر امیر احمد خان صاحب۔ آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا مسئلہ ہے؟ فنڈ کی کمی ہے، میڈیسن کے ایشوز آ رہے ہیں، لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں۔ جی بالکل، پہلے ہمارے میڈیسن کے ایشو تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ایسے نہیں کلیئر کروں گا کہ ایشو نہیں تھے۔ میڈیسن کے ایشو جو تھے وہ ہمارے کووڈ کی ایمرجنسی کی وجہ سے تھے۔ جو ہمارا میکسیمم بجٹ تھا وہ کووڈ کی طرف جا رہا تھا اور کووڈ کے پیشنٹ ہماری پرائرٹی تھے، اور NCOC اور گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ڈائریکشن تھی کہ یہ پیشنٹ نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میڈیسن شارٹیج ضرور آئی ہے، لیکن الحمدللہ اب اس وقت آپ لوگ خود جا کے ہمارے وارڈز میں، ہمارے تھیٹرز میں، ہمارے ٹراما سینٹر پہ جا سکتے ہیں۔ 98% میڈیسن ہم لوگوں کو اندر سے دے رہے ہیں۔ اگر وہ ٹرشری کیئر یا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی میڈیسن نہیں ہے تو پرائمری اور سیکنڈری کا جو لیول ہے اس کے مطابق ساری میڈیسن ہم دے رہے ہیں۔ کچھ جو ڈائریکشن ہوتی ہیں، جیسے سرنج کا ایک ایشو چلا ہے، پورے تھرو آؤٹ پنجاب چلا ہے، اس میں ریکمنڈیشن آ گئی تھی کہ AD سرنج، اور ہمارا کنٹریکٹ ہو چکا تھا کنونشنل سرنجز کا، جس کی وجہ سے ایک گیپ آیا ہے، لیکن آلموسٹ وہ بھی فیلڈ ہونے والا ہے۔ DG آفس سے کچھ ہمیں میڈیسن ملنے لگی ہیں، اور جو ریٹ کنٹریکٹ اب ہو رہے ہیں اس میں AD سرنجز کی ہماری طرف سے ڈیمانڈ کر دی گئی ہے۔ کنونشنل سرنجز کی جو ڈیمانڈ 8 لاکھ کی تھی وہ ود ہیلڈ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ہم سرنج اب استعمال کر نہیں سکتے WHO کے پروٹوکول کے ساتھ۔ تو اب انشاءاللہ میڈیسن کا ایشو میکسیمم ریزالو ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمیں ہر قسم کی میڈیسن پیشنٹ کو دے رہے ہیں۔ کچھ تو ہماری اسپیشلٹیز جو ہیں، جیسے ہماری نرسریز ہیں، تھیٹرز ہیں، ٹراما سینٹر ہے، اور پیڈز ڈپارٹمنٹ ہے، گینی اینڈ آپس ہے، آبسٹیٹکس ہو گیا، ڈلیوری ہو گئی، یہ آلموسٹ 100% فری ہیں۔ اور دوسرے وارڈوں کے اندر انڈور میں 98% ہم میڈیسن دے رہے ہیں۔ اس طرح OPD کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی ڈائریکشن بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ مکمل عمل کیا جائے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے MS صاحب کی بات سنی کہ اگلے 4-5 ماہ تک میاں والی DHQ ہاسپٹل میں ادویات کی سخی اختر، آپ کا شکریہ۔ ادھر سرکاری کالجز کی خواتین اسسٹنٹ پروفیسرز کے لیے خوشخبری۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 350 اسسٹنٹ پروفیسرز کو گریڈ 19 میں ترقیاں دینے کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا ہے۔ جی آپ کو بتائیں سرکاری کالجوں کی خواتین اسسٹنٹ پروفیسرز کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے۔ اسسٹنٹ پروفیسرز کو گریڈ 19 میں ترقیاں دینے کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا ہے۔ خواتین اسسٹنٹ پروفیسرز کو ترقیاں دینے کے لیے پروموشن کورس ہوگا، جبکہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروموشن کورس کا انعقاد آئندہ مہینے کرے گا۔ پروموشن کورس میں شمولیت کرنے پر اساتذہ ترقیوں کے لیے اہل ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اکمل سومرو سے۔ اکمل بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے خواتین اسسٹنٹ پروفیسرز کو گریڈ 19 میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے جو اساتذہ کی سینیورٹی نمبر 1515 سے لے کر 1870 تک ہے، ان اساتذہ کو پروموشن کورس کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، اور اساتذہ کے ناموں کی فہرست جو ہے وہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھیجی جا رہی ہے۔ پنجاب APC کے تحت ان اساتذہ کا پروموشن کورس ہوگا، اور پروموشن کورس میں 100% شرکت کرنے والے اساتذہ کو ہی ترقیوں کے لیے ایلیجبل کیا جائے گا، اور جب پروموشن کورس کر لیں گے تو اس کے بعد ان اساتذہ کی ترقیوں کے لیے جو سفارشات ہیں وہ صوبائی پروموشن بورڈ میں پیش کی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکاری کالجوں کی خواتین اسسٹنٹ پروفیسرز کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 350 اسسٹنٹ پروفیسرز کو گریڈ 19 میں ترقیاں دینے کے لیے شارٹ لسٹ کر دیا ہے۔ سرکاری کالجز کی خواتین اسسٹنٹ پروفیسرز کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ اسسٹنٹ پروفیسرز کو 35,019 میں ترقیاں دینے کی شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ خواتین اسسٹنٹ پروفیسرز کو ترقیاں دینے کے لیے پروموشن کورس کرنا ہوگا۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروموشن کورس کا انعقاد آئندہ مہینے کرے گی، جبکہ پروموشن کورس میں شمولیت کرنے پر اساتذہ ترقیوں کے لیے اہل ہوں گے۔ اور خبر یہ ہے کہ ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 11ویں جماعت کے 67,780 طالب علم کامیاب قرار پائے ہیں۔ نتائج میں کامیابی کی شرح 99.41% رہی ہے۔ 68,179 طالب علم نے امتحانات دیے تھے۔ پری میڈیکل گروپ میں A+ گریڈ سے
8,292 उम्मीदवार पास हुए हैं, जबकि प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में A+ ग्रेड से 2,034 उम्मीदवार पास हुए हैं। जनरल साइंस ग्रुप में 1,086 तलबा ने A+ ग्रेड हासिल किया है। आपको बता रहे हैं तालीमी बोर्ड की जानिब से 11वीं जमात के नताइज का ऐलान। 11वीं जमात के 70,780 तालिब इल्म कामयाब हो गए। मुल्तान में तालीमी बोर्ड की जानिब से 11वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। नताइज में कामयाबी की शरह 99.41% रही है। बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से, तो बढ़ती महंगाई से बहावलपुर का मजदूर तबका परेशान हो चुका है। मजदूर पेशा अफराद का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा सामने आया है। महंगाई से परेशान मजदूर क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। हम महंगाई को तोड़ेंगे, महंगाई है नहीं, इतने हालात खराब हैं कि बहुत 4 दिन काम पे आते हैं, 8 दिन हम सुकून से बैठे हुए हैं। जितने इतने हालात खराब हैं कि बिल इतने आए पड़े हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप बराए मेहरबानी के हाथ जोड़ रहे हैं कि बराए महंगाई तोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 650 रुपये है, मेरे 7 बच्चे भी हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। 360 रुपये ऑयल मिल रहा है, 350 घी मिल रहा है, 75 रुपये किलो चीनी, 75 रुपये आटा मिल रहा है, 120 रुपये किलो चीनी मिल रही है। तकरीबन कोई दुकानदारों पे भी कोई रहम करे, वो आपको गाली बकते हैं। इमरान खान ने महंगाई कर दी है, वो हमें लूट रहे हैं। महंगाई इतनी है कि हम लोग चीनी नहीं खरीद सकते, कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, और हमारी तनख्वाहें इतनी कम है कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो सकते। हम बड़े परेशान हैं। इनको हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करें, जितने भी घर की चीज़ें हैं उनको सस्ता करें। हुकूमत आना इसने बहुत महंगाई कर दी है, गरीब बेचारा क्या करे कि वो इतने के पैसे एक दिहाड़ी से कितने के पैसे कमा सकता है, वो तो नहीं कमा सकता। अलबत्ता ये हमारी आवाम है, ये हुकूमत। महंगाई पर ही बात करेंगे। लियाकतपुर में जहां एक तरफ अवाम महंगाई का रोना रो रही है, तो दूसरी तरफ नापको की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ताजरों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। मजीद बात करेंगे हसन महमूद से। जी हसन जी, हर आए रोज जो है मैपको की जानिब से 8 से 10 घंटे की गैर इलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जहां एक तो मैपको जो सारिफीन है वो शदीद परेशान है, दूसरी तरफ जो है कारोबारी तबका जो है वो भी शदीद परेशान है। लाइट ना होने की वजह से इनके जो कारोबार हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। एक टेलर मास्टर की दुकान पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे इनसे जानते हैं कि इन्हें लाइट ना होने की वजह से क्या क्या परेशानी का सामना है। जी, सवेरे हम दो लाइट बनी है पे 8-10 घंटे की लोड शेडिंग है। साफ जरा जी टाइम बंदा हम दे लाइट ना हो तो क्या करे से काम, जब काम करना करे से तो रोजगार कितों मिल से, सारी बह बहते वापस ही वालवे नू गरीब बंदे कितों खाऊं जी। गरीब बंदे हैं, कहाँ से गए? अच्छा तुसा ये दसो एक तो जड़ा लाइट है वो कहनी आए रोज जड़ा है पेट्रोल दा रेट वधदा पे, डीजल दा रेट वधदा पे, महंगाई थींदी पई है, उनदे बारे तुसा क्या आखसो? जी, इतना महंगाई है हद को बेनतहा। साफ जाहिर है जब महंगाई है इडू रोजगार ही कहनी क्या किता मुझे। जी बिल्कुल, जैसे कि टेलर मास्टर हैं, इनका बताना है कि आए रोज महंगाई बढ़ती है मगर लाइट ना होने की वजह से लोड शेडिंग से ताजे परेशान हैं। हसन महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। लुधियाना के न्यू डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खड़ी महकमा हेल्थ की एम्बुलेंस नीलामी की मुंतजिर है। कई सालों से खुले आसमान तले खड़ी एम्बुलेंस कबाड़ बन चुकी है। लाखों मालियती एम्बुलेंस का कीमती सामान मिट्टी में मिल गया है। तफसीलात बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं किसी पुरानी गाड़ियों के वर्कशॉप में मौजूद हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की फार्मेसी का अहाता है, जिसकी अकब में ये 6-8 एम्बुलेंसेज जो किसी ज़माने में रोडों पर फराटे भरती थी, मरीजों को हस्पतालों से उनके घरों तक ले आने जाने के लिए बेहतरीन जरिया थी, अब ये कबाड़ की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं इंतजामिया की अदम तवज्जी की वजह से। ये 8 एम्बुलेंसेज जिनमें छोटा मोटा नुक्स आने के बाद इनको खड़ा कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कीमती सामान गायब होता गया और बिल्कुल ये नकारा होती गई। 8 एम्बुलेंसेज है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा जहां तक कैमरे की आंख जाती है। इस जानिब भी 4 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं और दूसरी जानिब भी कीमती एम्बुलेंसेज मौजूद हैं जो इंतजामिया की तवज्जो की मुंतजर हैं। इनके कीमती टायर जो खड़े खड़े बेकार हो गए हैं, इनके इंजन खड़े खड़े बेकार होते जा रहे हैं। जब से रेस्क्यू 1122 ने मरीजों को अस्पतालों से घरों तक या घरों से अस्पतालों तक शिफ्ट करने की जिम्मेदारी संभाली है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की ये एम्बुलेंसेज बेयारो मददगार हैं। इस हवाले से मुश्ताक, आपका शुक्रिया। लिया में म्यूनिसिपल कमेटी फाल होने के बावजूद सफाई की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी है। लिया शहर के गली मोहल्लों में गंदगी, कूड़ा करकट के ढेर लग चुके हैं। मोहल्ला जहान शाह में सीवेज सफाई की अब तक सूरत हाल से मोहल्ला मकीन भी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से।
बिल्कुल म्यूनसिपल कमेटी फाल हुई, हफ्ता सफाई मुहिम मनाई गई, लेकिन उसके बावजूद जो लिया शहर के गली महल्ले हैं आज भी उनके अंदर सफाई की अबतर सूरत हाल है। यहाँ पर सीवरेज की सूरत हाल भी अबतर हो चुकी है। जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जहाँ पर मक्खी मच्छर के पैदाइश के साथ साथ लोग जहाँ पर गंदगी और बदबू की वजह से परेशान है, वहीं पर मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ मोहल्ला जहान शाह के अंदर, यहाँ पर जो गुंजानबद मोहल्ला है, यहाँ पर हर गली मोहल्ले के अंदर हर जगह पर गंदगी के अंबार लगे, जिससे शहरी अब परेशानी का शिकार है। कुछ शहरी से मौजूद बात करते हैं, भाई रसेसो क्या परेशानी थी गंदगी की वजह करो? सर बिल्कुल सफाई का इंतजाम को नहीं था, बीमारियां फैलदियां पे, छोटे छोटे बच्चे रात को मच्छर होते बहुत ज्यादा, निकासी का कोई प्रोग्राम यो कोनी, सिस्टम कोनी, सफाई है इतना तो बिल्कुल म्यूनसिपल कमेटी का अमला बिल्कुल आंदा ही नहीं था कि नहीं कहे, चक्कर ही नहीं लाया। इतनी सफाई है, सफाई गंदगी है बहुत ज्यादा, बदबू आती है, स्मैल आती है, उनकी वजह तो सारे बच्चे बड़े बीमार थी पैन, बड़ी परेशानी का आलम है। अरबाब बहुत परेशानी है और शहरी परेशान है। भजन तुस दसो हर जगह गंदगी पे क्या परेशानी थी? परेशानी ये इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि तो गांधी चाह के नाल घर है एक दो बच्चे ढह गए था, उन तक कौन दी तो स्लेब वगैरह डे हक बन दे आख थक गए, पहले था गटर ही बच्चा ढांदा ही बच गए, इन्हें बात ये फुल की तो एक भी बंद करें सा इन्होंने मेहनत करें। हर गटर खुले हुए हैं, सफाई की जहाँ पर अंबार लगे हुए हैं, शहरी जो है शदीद परेशान है। और सफाई की अब तक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। शुजाबाद के इलाके शेरपुर शजरा के शहरियों ने सेहत की बुनियादी सहूलतें न मिलने पर सरापा एहतजाज है। 1991 से क़याम हेल्थ यूनिट मुकम्मल फाल नहीं हो सका है। जानते हैं मुसव्वर इंसारी से, मुसव्वर क्यों यूनिट को फाल नहीं किया गया? शेरपुर शुजरा के अंदर मौजूद है, जहां पर बुनियादी सेहत से मरहूम आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको काफ़ी किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना पड़ता है, और जिसकी वजह से ये शदीद मुश्किलात का सामना करने और जदीद दौर में भी ये पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं, जहां पर बुनियादी सेंटर का जो देखा गया हालत उसके ऊपर भी रहम आता है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी बस ये 1991 में तकरीबन जो है ये हमारे पास डिस्पेंसरी बनाई गई यहाँ पर, उसके बाद 2 से 3 साल जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो नर्सें वगैरह आती रही हैं। उसके 3 साल के बाद तकरीबन 94 और 95 के बाद हमारे पास आज तक कोई नहीं आया। तकरीबन इसको अरसा दराज देखें तो हम 25 साल के करीब होने वाले हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल भी है, तो यहाँ के बच्चे जो अक्सर इंजर्ड हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, और उनको हम कहाँ तक, यहाँ पे कोई नज़दीक हॉस्पिटल नहीं है, तकरीबन 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर हमें हॉस्पिटल मुयसर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है रोड है वो तकरीबन सारे के सारे ही टूटे हुए हैं। अब रोड जो है वो 25 किलोमीटर का फासला, लेकिन ये हमें रोड टूटने की वजह से और 2 घंटे का फासला तय करना पड़ जाता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे मरीज जो होते हैं वो भी रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के जो इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, हम उनकी अदवायात भी वो टाइम पे मुहैया यहाँ पे मुयसर नहीं होती, जिसकी वजह से पूरे इलाका को और स्कूल को और तमाम यहाँ पे अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कम से कम यहाँ पर 1-2 डिस्पेंसर या नर्स वगैरह और अदवायात बेसिक ज़रूरियात दी जाएं, ताकि यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हों, कोई ज़ख्मी हो जाएं या कोई भी फ़ौरन यानी कि जो भी एमरजेंसी की सूरत में हर तरह की एमरजेंसी की सहूलियात हमें मुयसर होनी चाहिए। जी हर तरह की एमरजेंसी की सहूलियात मुयसर होनी चाहिए, इलाका मकीन भी। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच पर बहावलपुर के क्रिकेट शायकीन पुरजोश हैं। क्रिकेट शायकीन पाकिस्तान की जीत की हैट्रिक के लिए पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। पुरजोश से जीतेगी और इंशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम परफॉर्म देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह आज जो मैच है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो पहले 2 मैच में परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, और हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि वही परफॉर्मेंस इसमें भी होगी। अफगानिस्तान की टीम मानते हैं कि बहुत अच्छी है, मगर पाकिस्तान इंशाल्लाह आज उन्हें भी हराएगा, और फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेलेंगे। पाकिस्तान पे हमें उम्मीद है और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, अफगानिस्तान को भी आज हराएगा, इंशाल्लाह जो 2 मैच रहते हैं पोल के वो भी हराएगा, और इंशाल्लाह फाइनल कप पाकिस्तान लेके आएगा इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है, आज हम उनको इंशाल्लाह जरूर हराएंगे, और शाहीन अफरीदी इनकी बहुत सारी विकेटें उड़ाएगा और बाबर आजम। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से